उधर बड़ी खबर आई बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मुद्दा उठाया। पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने बयान दिया कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो इस घोटाले में शामिल सभी लोगों को जेल जाना पड़ेगा। सौबात की एक बात यह कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज गंगा के उत्तर के इलाके में कितना असर डालेगी और किसको नुकसान पहुंचाएगी, यह बड़ा सवाल है इन बिहार चुनाव में। बिहार को गंगा के उत्तर और गंगा के दक्षिण के इलाके में बांटकर देखें तो साफ समझ में आता है कि अगर महागठबंधन को एनडीए पर जीत हासिल करनी है तो गंगा के उत्तर में जो प्रमंडल हैं उन पर एनडीए की पकड़ को काटना होगा। और इसमें अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी कितने वोट ले जाती है और किसके वोट ले जाती है। बिहार की 243 सीटों को अगर प्रमंडलों में देखें तो 9 प्रमंडल हैं। गंगा के उत्तर में 5 हैं, गंगा के दक्षिण में 4 प्रमंडल हैं। यूपी से बंगाल की तरफ अगर चलें नक्शे पर लेफ्ट से राइट, गंगा के ऊपर तो सारण के बाद तिरहुत के बाद दरभंगा के आगे कोसी, फिर पूर्णिया प्रमंडल, और गंगा के नीचे लेफ्ट से राइट पटना, फिर मगध, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर। यानी ऊपर हैं 5 सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया, और नीचे हैं 4 पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। तो जो गंगा के उत्तर में 5 प्रमंडल हैं सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया, इनमें है टोटल 140 सीटें और नीचे वाले 4 में हैं 103 सीटें। यानी ऊपर सीटें भी ज्यादा हैं। उनमें भी एनडीए ने ज्यादा पर बाजी मारी थी पिछली बार। टोटल में देखो तो एनडीए 2020 में एनडीए को मिली थी 243 में 125 सीटें, महागठबंधन को मिली थी 110 सीटें। और जिन लोगों को बार बार कंफ्यूजन होता है वो फिर नोट कर लीजिए, पिछली बार भी असेंबली चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही थे, तो इस बार के जैसा ही था। बस ये नोट करने वाली बात रहती है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी पिछली बार एनडीए के साथ थी। तो पिछली बार एनडीए ने जीती थी 125 सीटें, महागठबंधन ने जीती थी 110 सीटें, और उन 125 सीटों में भी 86 सीटें एनडीए ने जीती थी गंगा के ऊपर वाले प्रमंडल में। यानी गंगा के उत्तर के प्रमंडलों में जो 140 सीटें, उन 140 में एनडीए ने 86 जीत ली थी। और ऊपर के जो 5 प्रमंडल हैं उनमें सिर्फ एक प्रमंडल में एनडीए महागठबंधन से पीछे था। जानते हैं कौन से प्रमंडल में? आप क्या सोच रहे हैं? पूर्णिया प्रमंडल में, यानी सीमांचल में जहां मुस्लिम ज्यादा है। नहीं, एनडीए महागठबंधन से सिर्फ सारण प्रमंडल में पीछे था, बाकी चारों प्रमंडलों में आगे था। सारण में 24 सीटें हैं तो वो ऐसे बटी थी कि 9 एनडीए को और 15 महागठबंधन को। लेकिन यूपी से बंगाल की तरफ चलते हुए गंगा के उत्तर में जैसे ही गंडक नदी क्रॉस हुई, एनडीए की सीटें बढ़ती गईं। तिरहुत प्रमंडल में 39 सीटें हैं तो उनमें एनडीए की 33 थी, महागठबंधन में 16। फिर दरभंगा प्रमंडल में 30 सीटें हैं, उनमें 22 सीटें थी एनडीए की और 8 महागठबंधन की। फिर कोसी प्रमंडल की 13 सीटों में 10 गई थी एनडीए को, 3 महागठबंधन को। पूर्णिया प्रमंडल 24 सीटों में 12 गई थी एनडीए को, 7 महागठबंधन को। 5 ले गई थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, यानी यहां भी एनडीए ही आगे रहा। यानी जो सारी ताकत और बढ़त मिलती है एनडीए को वो गंगा के उत्तर के इलाके से ही मिलती है। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के जो मुस्लिम वोटर हैं उनमें ज्यादातर वोटर गंगा के उत्तर में ही हैं, क्योंकि जो पूर्णिया प्रमंडल है उसको सीमांचल कहते हैं। यानी यूपी से बंगाल की तरफ जाते हुए जो लास्ट में बंगाल की सीमा पर प्रमंडल आता है वहीं ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं। यानी मुस्लिम गंगा के उत्तर में ज्यादा हैं, तब भी वहां महागठबंधन से ज्यादा वोट एनडीए ले जाता है। यही महागठबंधन की गाड़ी अटक जाती है। गंगा के उत्तर और गंगा के दक्षिण के प्रमंडलों में डिवाइड करें तो बिहार के 70% मुस्लिम गंगा के उत्तर में रहते हैं, और पूर्णिया प्रमंडल जिसको सीमांचल कहते हैं वहां तो टोटल जनसंख्या में 46% मुस्लिम है, यानी लगभग आधे वोटर ही मुस्लिम है। तो होता यह है कि मुस्लिम इतने ज्यादा जब होते हैं तो वो बट भी जाते हैं, जैसे पिछली बार ओवैसी की पार्टी के साथ कई मुस्लिम वोटर चले गए थे। और मुस्लिम जब ज्यादा होते हैं तो हिंदू वोटरों को मुस्लिमों के नाम पर एकजुट करना दूसरे समुदायों के लीडरों के लिए एक रणनीति बन जाती है। तो बजाय मुस्लिम वोट एक मुश्त होने के, हिंदू वोट काफी एक मुश्त होने के चांस हो जाते हैं। और शायद यही एनडीए को यहां पर बजाय नुकसान देने के
और फायदा दे देता है। पिछली बार तो लगता है यही हुआ था, जितना वोटर हिंदू मुस्लिम में बटेगा उतना फायदा एनडीए को होता है ऐसी स्थिति में। और हिंदू मुस्लिम नहीं होता तो जाति का फैक्टर काम करने लगता है, और जाति का गणित पिछली बार महागठबंधन के पक्ष में चला था। गंगा के दक्षिण में 103 सीटें हैं, वहां उत्तर के मुकाबले मुस्लिम कम है, तो वहां उतना हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था पिछली बार, और 103 में 61 सीटें महागठबंधन ने जीत ली थी। यानी महागठबंधन को अगर बिहार जीतना है तो गंगा के ऊपर के इलाके को जीतना होगा, और उसमें भी तिरहुत और दरभंगा प्रमंडल जो हैं उनमें 49 और 30 सीटें हैं, यानी 79 सीटें हैं। तिरहुत तो बीजेपी ने अपना गढ़ बना लिया और जेडीयू भी यहां अच्छी सीटें जीतता रहा है। तो अगर महागठबंधन को बिहार जीतना है तो गंगा के ऊपर का इलाका जीतना होगा, और उसके लिए यह अहम है कि हिंदू मुस्लिम कम हो। यानी महागठबंधन बेरोजगारी, पलायन वगैरह जैसे मुद्दों पर चुनावों को रखने में कामयाब होता है तभी चांस बनता है। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर बनकर आ गए। उनके होने से महागठबंधन को यह फायदा तो मिलता है कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो अलग ही मुद्दे लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो उन मुद्दों की बात करके विपक्ष के ही वोट ना ले जाएं, ये भी तो खतरा है महागठबंधन को। दूसरी तरफ एनडीए का इन चुनावों में बड़ा दांव जो है वो है महिलाओं पर। नीतीश कुमार के साथ महिलाएं पहले से मानी जाती रही हैं, और अब अकाउंट में पैसे डालने वाली योजना का फॉर्मूला हर राज्य में चल पड़ा है, तो यहां भी आजमाया जा रहा है। क्योंकि अगर महिलाओं और युवाओं का वोट जाति से ऊपर उठकर होता है तो बीजेपी को अपना यह किला बचाने में आसानी होगी। यानी इस इलेक्शन को समझने के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि खासकर गंगा के उत्तर के इलाके में क्या हो रहा है। 100 बात की एक बात। इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज सुबह विधानसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले उनके चुनाव नहीं लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। बिहार में कांग्रेस के विधायक मुरारी गौतम का इस्तीफा विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। मुरारी गौतम रोहतास जिले की चिनारी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, और खबरें हैं कि वो इसी सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। उधर गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में असम के गुवाहाटी में जुबिन के चचेरे भाई की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। पुलिस ने जुबिन के चचेरे भाई संदीपन गर्ग को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया। वो असम पुलिस में डीएसपी के पद पर हैं। इस केस में ये 5वीं गिरफ्तारी की गई। इससे पहले खबर सामने आई थी कि सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान जब जुबिन गर्ग की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी, तब उनके चचेरे भाई संदीपन गर्ग भी वहां मौजूद थे। जांच टीम ने उस सिलसिले में उनसे पूछताछ भी की। इस बीच जुबिन गर्ग के सहयोगी रहे असम के गायक मानस रॉबिन गुवाहाटी में असम पुलिस के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इस केस से जुड़े कुछ अहम सबूत हैं जो जांच में काफी अहम साबित हो सकते हैं। गायक जुबिन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई थी। उस वक्त वो स्कूबा डाइविंग कर रहे थे, ये बताया गया था। वो सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल नाम के कार्यक्रम में परफॉर्म करने गए थे। उनके निधन की खबर ने पूरे असम को झकझोर कर रख दिया था। जब उनका पार्थिव शरीर सिंगापुर से असम लाया गया था, तब लोगों की डिमांड पर उनके शव का दोबारा पोस्टमार्टम तक किया गया था। लोगों ने उनकी मौत के पीछे साजिश की आशंका जताई थी। और इसी केस में जुबिन गर्ग के चचेरे भाई संदीपन गर्ग को भी एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। जांच टीम ने इस मामले में कई बार उनसे पूछताछ भी की थी। इससे पहले खबर सामने आई थी कि सिंगापुर में जब जुबिन गर्ग स्कूबा डाइविंग कर रहे थे, उस वक्त संदीपन गर्ग भी उनके साथ मौजूद थे। তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছো আৰু এতিয়া তেওঁক আমি আদালতত हाजिर करिम और पुलिस रिमांड आमी विचारिम। इस बीच जुबिन गर्ग के सहयोगी रहे गायक मानस रॉबिन भी गुवाहाटी में एसआईटी के दफ्तर पहुंचे। जांच टीम ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। बाद में मानस रॉबिन ने दावा किया कि उन्होंने एसआईटी को कुछ अहम सबूत सौंपे जो इस मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आई होप विद दिस एविडेंस एसआईटी विल गेट ए क्लियर विजन। गायक जुबिन गर्ग सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल नाम के कार्यक्रम में परफॉर्म करने गए थे, लेकिन इस कार्यक्रम से एक रोज पहले ही स्कूबा डाइविंग करते वक्त वो हादसे का शिकार हो गए थे। बाद में मामले की जांच कर रही एसआईटी ने इस कार्यक्रम के आयोजक जुबिन गर्ग के मैनेजर और उनके बैंड के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंसडाउन में हुए शहीद सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों को ताम्रपत्र और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी ने शहीदों के नाम पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं का भी ऐलान किया और शहीदों के परिवार को मिलने वाली 10 लाख रुपए की मदद को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया, जबकि परमवीर चक्र विजेताओं को राज्य की सरकार अब 1.5 करोड़ रुपए देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से
एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर एक पेड़ शहीदों के नाम लगाने की अपील भी की।